आज हम इस वीडियो में जिस इन्वर्टर को डिस्कस करेंगे वो है सोलर मैक्स ओरियन 6 किलोवाट। इस इन्वर्टर के कौन कौन से पैरामीटर हमें सेट करने चाहिए, अगर करने चाहिए तो क्यों करने चाहिए, अगर नहीं करने चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, अगर हम कोई गलत पैरामीटर सेट कर लेते हैं तो उसका हमें नुकसान क्या होता है, हम आज इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हमने इसके पैरामीटर को सेट करना है तो उसके लिए हमें एलसीडी के ऊपर 4 कीज़ मिलती हैं। सबसे लेफ्ट पे एस्केप की है, सेंटर में अप एंड डाउन की 2 कीज़ हैं, राइट साइड पे आपको इंटर की या प्रोग्राम में इंटर होने के लिए की नज़र आती है। अब आपने प्रोग्राम में इंटर होने के लिए सबसे पहले राइट की को 3 सेकंड तक प्रेस करना है। अगर आप प्रेस करते हैं तो किसी किस्म की कोई बीप नहीं आती तो इसका मतलब है ये एलसीडी इस वक्त लॉक है। उसके लिए लॉक को ओपन करने के लिए अब आपने सबसे पहले एस्केप की को 3 सेकंड तक प्रेस करना है। तो अब आप देखेंगे कि एक बीप की आवाज़ आएगी। इसके बाद आप इंटर वाली की को 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो अब आप प्रोग्राम में इंटर हो जाएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखा आ जाएगा ESC एस्केप 00। अब आपने डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सबसे पहले पैरामीटर नंबर 1 आ जाएगा। वो इसमें आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, SUB, SBU और SOL। मे भी कुछ इन्वर्टर में आपको SOL का ऑप्शन ना मिले। अगर ये फीचर आपके इन्वर्टर में नहीं अवेलेबल तो आप इसके फर्मवेयर को अपडेट करवा के इस फीचर को ऐड करवा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SUB को। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोड सबसे पहले सोलर से चले, फिर बाकी की अगर उसे ज़रूरत है, सोलर की पावर किसी वजह से कम आ रही है, बाकी की पावर उसे ज़रूरत है तो वो ग्रिड से ले ले, तो फिर आपने इसको SUB सिलेक्ट करना है। SUB में आपको एडवांटेज ये होता है कि बैटरी आपकी थर्ड ऑप्शन में रहती है। बैटरी उसी सूरत में यूज़ होती है जब आपकी ग्रिड अवेलेबल ना हो या सोलर की पावर कम आ रही हो, ग्रिड अवेलेबल ना हो, तो फिर वो बैटरी यूज़ होती है। अदरवाइज सारी पावर आपकी सोलर से ही यूज़ होती है लोड को चलाने के लिए। जब आप इसको SBU पे सेट करते हैं तो सबसे पहले सोलर से लोड चलेगा। सोलर की पावर कम है तो फिर वो बाकी की रिमेनिंग पावर बैटरी से लेगा। बैटरी डिस्चार्ज होगी अनटिल के 20 नंबर पैरामीटर पे जो आपने सेटिंग रखी हुई है उस तक वो बैटरी को डिस्चार्ज करेगा। उस पे जब पहुंच जाएगी बैटरी, वो 46, 48 जो भी वोल्टेज आपने सेट किए होते हैं उतने पे पहुंच जाएगी तो उसके बाद वो सारे का सारा लोड आपका शिफ्ट हो जाएगा ग्रिड के ऊपर और बैटरी चार्जिंग में चली जाएगी। अब दोबारा से चार्ज होते हुए बैटरी जब 21 नंबर पैरामीटर पे जो आपने सेटिंग रखी हुई है वो आप 52, 50 वोल्ट या 54 जो भी आपने सेट किए थे उस पर पहुँचती है तो उसके बाद वो दोबारा से वापस सोलर और बैटरी यूज़ होना शुरू हो जाती है लोड को चलाने के लिए और ग्रिड आपकी दोबारा से स्टैंड बाई में चली जाती है। अब इसमें नुकसान ये होता है कि आपकी बैटरी मुसलसल यूज़ हो रही होती है, लोड शेडिंग है या नहीं है, लेकिन आप बैटरी को कंज्यूम किए जा रहे हैं। उसमें नुकसान ये होता है कि आपकी बैटरी के लाइफ साइकिल कम होते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत जल्दी बैटरी को रिप्लेस करना पड़ जाता है, क्योंकि बैटरी की कोई टाइम नहीं होता है। बैटरी के लाइफ साइकिल होते हैं, वो लाइफ साइकिल आप जितनी जल्दी यूज़ कर लेंगे, वो आप 6 महीने में यूज़ कर लें, 1 साल में कर लें, वो बैटरी आपको रिप्लेस करनी पड़ती है, ना कि आपको साल 2 साल बैटरी निकालेगी फिर ही आपने चेंज करनी होती है। तो जब आप SBU में यूज़ करते हैं तो फिर आपकी बैटरी कंटिन्यूसली यूज़ हो रही होती है। इस ऑप्शन का ये ड्रॉबैक है जिसमें आपको बैटरी बहुत जल्दी रिप्लेस करनी पड़ती है। अब थर्ड ऑप्शन हम देखते हैं तो वहाँ पे SOL लिखा है। अगर आप SOL सेलेक्ट करते हैं तो फिर अब सबसे पहले सोलर यूज़ होगा लोड को चलाने के लिए। सोलर की पावर अगर कम है तो वो बैटरी को यूज़ करेगा। अगर बैटरी की जो लिमिट्स हमने 20 और 21 नंबर पैरामीटर पे सेट की हैं उसके मुताबिक वो उसको फंक्शन में रखेगा। अब SOL और SBU में डिफरेंस क्या है? अगर आप SOL सेट करते हैं तो इसमें आपको एडवांटेज ये होता है फिर कि आपका डे टाइम में तो सोलर बैटरी यूटिलिटी यूज़ हो जाती है। आप अगर चाहते हैं कि बैटरी आपकी ज़रूर कंज्यूम हो, लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, लाइफ साइकिल ज़्यादा है, आप लाइफ साइकिल यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस मोड को बेहतर है यूज़ करें, क्योंकि इसका नुकसान SBU की निस्बत कम है। इसमें बैटरी आपकी कम कंज्यूम होती है। SBU में दिन है या रात है उसने उसी साइकिल को रिपीट करना है, लेकिन अगर आप SOL यूज़ करते हैं तो SOL में अब वो दिन में तो आपका सोलर बैटरी यूटिलिटी यूज़ करेगा, लेकिन रात में वो SUB ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। वन टाइम आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी उसके बाद वो दोबारा से वापस बैटरी को यूज़ नहीं करेगा, बल्कि ग्रिड पे ही लोड चलता रहेगा रात में, और ग्रिड अगर नहीं होती तो बैटरी यूज़ होती है। इसमें आपको ये एडवांटेज हो जाता है SOL सेलेक्ट करने से। तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन सबसे पहले SUB है। अगर आप SUB नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो बेहतर है फिर आप SOL यूज़ करें ताकि आपको बैटरी की तरफ से कम लॉस।
अब आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो अब आप पैरामीटर नंबर 2 पे आ जाएंगे। 2 नंबर पैरामीटर में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक नंबर पे APL और फिर सेकंड UPS। इन दोनों में आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, फ़ायदा नुकसान बता देता हूँ। इनमें अगर आप APL सेट करते हैं तो अब आपका जो ट्रांसफ़र टाइम है एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, मीन्स के जब ग्रिड जाती है, ग्रिड से बैटरी पे लोड, आपका शिफ्टिंग टाइम होगा वो 20 मिलीसेकंड होगा। लेकिन अगर आप UPS रखते हैं, UPS में ग्रिड से बैटरी या बैटरी से ग्रिड शिफ्ट होने का टाइम 10 मिलीसेकंड रह जाता है। अगर तो आप इस इन्वर्टर के साथ कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, DVR यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि रीस्टार्ट हो रही है जब आपकी ग्रिड जाती है या बैटरी से वापस ग्रिड पे शिफ्ट होता है लोड, तो चीज़ें रीस्टार्ट होती हैं, तो फिर आप इस पैरामीटर को UPS पे सेट करें ताकि 10 मिलीसेकंड आप ऑप्शन को यूज़ करते हुए इसको रीस्टार्ट से बचा सकते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर के साथ जनरेटर यूज़ कर रहे हैं लेकिन जनरेटर कनेक्ट हो जाता है, चार्जिंग में ही नहीं जाता या स्टैंड बाई में रहता है, तो फिर आपने इस पैरामीटर को APL पे सेट करना है। APL में वाइड रेंज एक्टिव हो जाती है ग्रिड की कनेक्टिविटी की, तो उससे ये है कि आपकी ग्रिड की जो चूँकि जनरेटर में फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज की वेरिएशन होती है तो वो इस वेरिएशन को एक्सेप्ट करता है और आपके जनरेटर को कनेक्ट रखता है और चार्जिंग में भी ले जाता है। लेकिन अगर आपकी चीज़ें रीस्टार्ट हो रही हैं तो फिर आपने इसको UPS पे सेट करना है। एक और चीज़, अगर आप ग्रिड फीडिंग कर रहे हैं, ग्रिड फीडिंग के दौरान कई दफ़ा वो ग्रिड फीड करता है इन्वर्टर, कई दफ़ा नहीं करता, तो फिर आपने इस ऑप्शन को APL पे ही सेट करना है, आपने UPS पे सेट नहीं करना। लेकिन अगर 10 मिली सेकेंड को भी आपकी ऐसी अप्लाइंसेज हैं, ख़ुसूसी तौर पे मेडिकल इक्विपमेंट्स है, तो 10 मिली सेकेंड को वो सेंस करते हैं, तो अब इस सूरत में हमें फिर बेहतर यही है कि हम उसके वक्त ऑनलाइन UPS यूज़ करें जिसमें शिफ्टिंग टाइम 0 मिली सेकेंड होता है और जो है रीस्टार्ट नहीं होती चीज़ें। अब इसके बाद हम तीसरा पैरामीटर ओपन करते हैं, आउटपुट वोल्टेज। इसमें हमें अगर ऑप्शन देखें तो 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, 240 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज, अच्छा इसमें अब 220 वोल्ट, 230 वोल्ट, इसमें 240 वोल्ट, इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो वोल्टेज हम सिलेक्ट करेंगे ये वोल्टेज होंगे जब वो इन्वर्टर बैटरी मोड में काम कर रहा होगा। अगर ग्रिड सोलर मिल के लोड को चला रहे होंगे तो ये वाले वोल्टेज आपके इफेक्टिव नहीं होंगे। ये वोल्टेज उसी सूरत में इफेक्टिव होंगे जब आप इन्वर्टर के साथ बैटरी मोड में यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टर को, तो वो अप्लाइंसेस को या आपके घर को जो वोल्टेज मिलेंगे वो 220, 230 या 240 मिलेंगे, जो भी आपने पैरामीटर 3 पर सेट किए होंगे। अब मोस्टली हमें 220 वोल्ट सेट करते हैं या 230 वोल्ट सेट करते हैं ताकि हमें वोल्टेज जो है एक इक्वल मिलते रहे, जो कि ग्रिड के भी नॉर्मली हम लोग कंसीडर करते हैं कि 220 और 230 वोल्टेज की रेंज में होते हैं। अब बाजू का एक मसला और आता है कि हम देखते हैं कि जब इन्वर्टर वापडा पे चल रहा होता है तो हमारे जो फैंस वगैरह हम यूज़ करते हैं उसकी स्पीड स्लो होती है, क्योंकि वापडा के जितने, मिसाल के तौर पे अगर 210 वोल्ट आ रहे हैं तो वो फ़ैन की स्पीड स्लो होगी। अगर अब 240 या 250 आ रहे हैं तो फ़ैन चलाएंगे तो फ़ैन की स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे ही वापडा जाएगी तो जो वोल्टेज हमने सेट किए होते हैं, अगर 240 आ रहे थे तो हमने उसको इन्वर्टर को बताया कोई बैटरी मोड में 230 या 220 वोल्ट देने, तो फैन स्पीड स्लो कर देंगे या तेज़ कर लेंगे अगर ग्रिड के वोल्टेज उस वक्त कम आ रहे थे। इसके बाद हम पैरामीटर नंबर 4 पे आते हैं। जो पैरामीटर हमें मिलता है वो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ये 50 और 60 हर्ट्ज़ है। इसमें मोस्टली हम लोग 50 हर्ट्ज़ ही रखते हैं, लेकिन अगर कोई जनरेटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जनरेटर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर हम 60 रख लेते हैं। इसके बाद पैरामीटर नंबर 5 आता है। इसमें BLU और LBU का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर तो आप चाहते हैं कि जैसे ही सूरज तुलू हो सबसे पहले वो बैटरी को चार्ज करे तो आपने इसको BLU पे सेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही सूरज तुलू हो तो सबसे पहले वो लोड को पावर प्रोवाइड करे, अगर लोड से कुछ पावर बचे तो वो बैटरी को चार्ज करे, तो फिर आपने इसको LBU पे सेट करना है। इसके बाद पैरामीटर नंबर 6 आता है। अगर आपने इसको इनेबल रखा हुआ है तो लोड बाईपास हो जाएगा जैसे ही सिस्टम आपका ओवरलोड होगा, लेकिन ये उसी सूरत में होगा अगर आपका सिस्टम बैटरी मोड में काम कर रहा हो, मींस के आपने 1 नंबर पैरामीटर को SOL या SBU रखा हुआ, तो आपका सिस्टम ओवरलोड हुआ तो वो बाईपास कर देगा, सारा लोड ग्रिड पे शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर वो ऑलरेडी ग्रिड के साथ ही सिंक होकर चल रहा है तो फिर ये ओवरलोड की वार्निंग देके सिस्टम को शट डाउन कर देगा। इसके बाद पैरामीटर नंबर 7 है ऑटो रीस्टार्ट। अगर
ओवरलोड होता है तो आपका सिस्टम खुद ब खुद ही दोबारा से ऑन हो जाएगा। अगर आपने इसे इनेबल रखा, अगर डिसेबल रखा हो तो वो खुद से आपको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा अगर आपका सिस्टम ओवरलोड होकर बंद होता है। इसके बाद पैरामीटर नंबर 8 है, अगर आपने इसे इनेबल रखा हुआ तो इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर होने की वजह से अगर बंद हुआ है तो वो खुद ब खुद ही ऑन हो जाएगा। अगर आपने इसे डिसेबल रखा हुआ तो फिर खुद मैनुअली आपको ऑन करना पड़ेगा। नॉर्मली इसे डिसेबल रखा जाता है। ओवर टेम्परेचर होने की जो सबसे कॉमन वजूहत हैं उनमें इस इन्वर्टर के साइड पे जो फिल्टर लगे होते हैं, अगर वो प्रॉपर्ली साफ़ ना हो तो ओवर टेम्परेचर हो सकता है। इन्वर्टर फैंस प्रॉपरली एग्जॉस्ट ना कर सक रहे हों एयर को, उस वजह से भी हो सकता है। इन्वर्टर आपने अगर छत के ऊपर ममटी में लगाया हुआ है वहाँ पे ओवर टेम्परेचर की वजह बन सकती है, और किचन के अंदर लगाया हुआ है या सीढ़ियों के नीचे लगाया हुआ है वहाँ पे एयर प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं हो सकती, जिस वजह से इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर होता है। फॉल्ट की रेशो भी बढ़ जाती है और इन्वर्टर के बर्न होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमेशा IP21 या 20 इन्वर्टर जो होते हैं उनको कोशिश करें कि ऐसी जगह पे इंस्टॉल करवाएं जहाँ पे एयर प्रॉपरली वेंटिलेट हो और एयर कूलिंग भी बेहतर हो, क्योंकि एक्सटर्नल टेम्परेचर अफेक्ट करता है इन्वर्टर के इंटरनल टेम्परेचर भी। इन्वर्टर का वर्किंग के दौरान जब वो पीक पे काम कर रहा होता है तो इन्वर्टर के अपने कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं उनका 102 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। 70-80 नॉर्मल इसका टेम्परेचर होता है। तो जब इंटरनल इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एक्सटर्नल भी टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, तो फिर उससे इन्वर्टर की कंप्लेंट रेशियो बढ़ जाती है। इसके बाद पैरामीटर नंबर 9 है, अगर आपने इन्वर्टर को ग्रेड फीडिंग के तौर पे यूज़ करें तो आपने इसको इनेबल करना है। अगर आप इन्वर्टर के साथ ग्रेड फीडिंग का फंक्शन यूज़ नहीं करें तो फिर आपने इसको डिसेबल रखना है। ये ज़रूर रखना है इंस्टॉलेशन के दौरान ख्याल कि इन्वर्टर की ये वाली फ़ीचर इनेबल उसी सूरत में हो अगर आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल हुआ है। अगर आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल नहीं है और आपने इसको इनेबल रखा है तो फिर आपका बिजली का बिल बढ़ भी सकता है। इसके बाद पैरामीटर नंबर 10 है, इसमें चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी है। अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर आपका सिर्फ दिन में सोलर से चार्ज करे लेकिन अगर रात में उसे ज़रूरत हो तो वो ग्रिड से ले ले, तो फिर आप इसको बेस्ट है कि CSO पे सेट करें। अगर आप चाहते हैं कि सोलर और ग्रिड दोनों से ही चार्ज करें इन्वर्टर को जब भी उसे ज़रूरत हो तो फिर आप इसको SNU पे सेट करें। अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर सिर्फ दिन है या रात है, इन्वर्टर सिर्फ सोलर से ही चार्ज करे, ग्रिड से बिल्कुल भी बैटरी को चार्ज ना करे, तो फिर आपने इसको OSO रखना है। हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड सेटिंग है वो SNU है, लेकिन अगर आप SNU नहीं रखना चाहते तो बेहतर है फिर CSO रखें। इसके बाद पैरामीटर नंबर 11 है, इसमें चार्जिंग अम्पेयर हैं। सोलर और वापडा से मिलकर जितने चार्जिंग अम्पेयर आप सेट करना चाहते हैं वो आप इस जगह पे रखेंगे। नॉर्मली 100 एम्पेयर बैटरी को अगर आपने चार्ज करना है तो 10 एम्पेयर से चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर आप जल्दी चाहते हैं बैटरी को चार्ज करना तो फिर आप इसके एम्पेयर को बढ़ा भी सकते हैं, 20 या 30 भी रख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही होता है कि बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक चार्जिंग अम्पेयर सेट किए जाएं ताकि लीनियरली बैटरी आपकी चार्ज हो और लीनियरली ही डिस्चार्ज हो। जितनी जल्दी चार्ज होगी बैटरी, अगर आप चार्जिंग अम्पेयर ज़्यादा रखेंगे तो उतनी ही जल्दी वो डिस्चार्ज भी होगी। इसके बाद पैरामीटर नंबर 13 है, इसमें चार्जिंग अम्पेयर है ग्रेड से। जितने अम्पेयर से आप वापडा से चाहते हैं चार्जिंग रखना वो आप 13 नंबर पैरामीटर को सेट करके सेट कर सकते हैं। नॉर्मली मैंने आपको बताया था 100 एम्पेयर बैटरी को आपने 10 एम्पेयर से चार्ज करना है, लेकिन आप चार्जिंग अम्पेयर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद पैरामीटर नंबर 14 है, इसमें बैटरी की टाइप आपने सेट करनी होती है। अगर आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी यूज करें तो आपने AGM सेलेक्ट करना है। अगर आप पानी वाली या ट्यूबलर बैटरी यूज करें तो आपने FLD सेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज डिस्चार्जिंग वोल्टेज आप खुद से सेट करना चाह रहे हैं तो फिर आपने बैटरी को यूज़र डिफाइन पे करना है। जब तक आप यूज़र डिफाइन पे सेट नहीं करेंगे बैटरी के वोल्टेज आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि 17, 18 और 19 नंबर पे पैरामीटर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप इसी में बैटरी टाइप में लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप और इन्वर्टर के साथ BMS भी उस बैटरी का कंपेटिबल है तो फिर आप BMS केबल को यूज़ करते हुए पाइलेंटेक या कोई भी वीको बैटरी या लिथियम बैटरी जो आप इसमें मेंशन्ड है जो इसके साथ काम कर सकती हैं BMS के थ्रू, तो फिर आप वो वाली बैटरी सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक आम बैटरी जिसका कंपेटिबल नहीं है BMS इसके साथ, तो फिर आप बैटरी को यूज़र पे रख के उस लिथियम बैटरी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद पैरामीटर नंबर 17 है। 17, 18, 19 और 14 ये चारों पैरामीटर आपस में एक दूसरे से लिंक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अगर आपने इन्वर्टर के बैटरी वोल्टेज खुद से सेट करना चाह रहे हैं तो फिर आपने बैटरी की टाइप को यूज़र पे रखना है 14 नंबर पे। 17 नंबर पे
बल्क वोल्टेज सेट करने हैं आपने और 18 नंबर पे फ्लोट वोल्टेज सेट करने हैं। बल्क वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज में मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि बल्क वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जितने वोल्ट से बैटरी ने चार्ज होना है, और फ्लोट वोल्टेज वो वोल्टेज होते हैं जितने वोल्ट तक बैटरी ने चार्ज होना है। हमेशा बल्क वोल्टेज 2 या 3 वोल्ट ज़्यादा रखे जाते हैं फ्लोट वोल्टेज से, ताकि बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज हो। अगर आपने गलती से बल्क वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज दोनों को सेम रखा तो फिर बैटरी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चार्ज नहीं होगी। ये बल्क वोल्टेज और फ्लोट वोल्टेज सेट करना फ्लडेड बैटरी, एजीएम बैटरी में ज़रूरी होता है। लिथियम बैटरी में ये तकरीबन इक्वल ही होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने बल्क वोल्टेज को हमेशा थोड़ा ज़्यादा रखना है फ्लोट वोल्टेज से। 19 नंबर पैरामीटर पे आपने कट ऑफ वोल्टेज है, जितने वोल्ट पे जब बैटरी पहुंच जाए तो इन्वर्टर आपका लोड को बंद कर दे। एजीएम और फ्लडेड बैटरीज के लिए नॉर्मली इसमें 42 वोल्ट रखे जाते हैं। इसके बाद पैरामीटर नंबर 20 और 21, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने 1 नंबर पैरामीटर को SBU या SOL पे रखा है तो फिर आपका इन्वर्टर सबसे पहले बैटरी और सोलर दोनों मिलकर लोड को चलाएंगे। बैटरी डिस्चार्ज होते हुए 20 नंबर पैरामीटर तक जब डिस्चार्ज हो जाएगी तो लोड शिफ्ट कर देगी ग्रिड के ऊपर। दोबारा से फिर बैटरी चार्जिंग में चली जाएगी, और जब 21 नंबर पैरामीटर पे बैटरी पहुंच जाएगी तो वो दोबारा से सोलर और बैटरी यूज होना शुरू हो जाएगी, और लोड आपका वापस बैटरी और सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। ग्रिड आपका स्टैंड बाई में चला जाएगा। इसके बाद पैरामीटर नंबर 22 है, अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर की LCD पे वो डिस्प्ले शो हो जो आप देखना चाह रहे हैं तो फिर आपने इस पैरामीटर को इनेबल कर देना है। अगर ये इनेबल होगा तो इन्वर्टर वही चीज़ दिखाएगा जो लास्ट आपने उस पर डिस्प्ले पे छोड़ी है। अगर आप इसको डिसेबल रखेंगे तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले पे चला जाएगा। इसके बाद पैरामीटर नंबर 23 है, अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर की LCD कुछ टाइम के बाद डिस्प्ले को ऑफ कर दे तो फिर आपने इसको इनेबल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर की LCD परमानेंटली ऑन रहे, इस पे जो डिस्प्ले आ रहा है वो परमानेंटली शो होता है, फिर आपने इसे ऑफ रखना है। इसके बाद पैरामीटर नंबर 24 है, अगर आप इन्वर्टर के अलार्म को ऑफ करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की बीप को ऑफ करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको VOF पे रखना है। इसके बाद पैरामीटर नंबर 25 है, अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड जाने की सूरत में इन्वर्टर बीप ना करे तो फिर आपने इसको AOF पे रखना है। इसके बाद पैरामीटर नंबर 27 है, अगर आप चाहते हैं इन्वर्टर आपका लास्ट फॉल्ट जो आया है उसको अपने अंदर स्टोर रखे, LCD पे डिस्प्ले में रखे, तो फिर आपने इसको इनेबल रखना है। इसके बाद पैरामीटर नंबर 28 है, अगर आप इन्वर्टर सिंगल मोड में यूज कर रहे हैं तो फिर आपने इसको SIG पे सेट करना है। लेकिन अगर आप 2 या 2 से ज्यादा इन्वर्टर एक ही फेज पे यूज कर रहे हैं और पैरेलल में यूज कर रहे हैं तो फिर आपने इसको PAL पे सेट करना है। अगर आप 3 इन्वर्टर हर फेज पे एक इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, 3 फेज इनपुट 3 फेज आउटपुट यूज कर रहे हैं तो फिर आपने 3P1 3P2 और 3P3 को सिलेक्ट करना है। लेकिन इस पैरामीटर को चेंज करने से पहले आपको इन्वर्टर का ऑन ऑफ बटन को ऑफ करना पड़ता है, तब ये पैरामीटर आप चेंज कर सकते हैं। पैरामीटर नंबर 29, अगर आप इन्वर्टर के एनर्जी स्टोरेज जितनी भी उसमें हुई है जनरेशन उसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल करके रीसेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन्वर्टर को एक मखसूस टाइम पे बैटरी ग्रिड से चार्ज हो तो फिर आप इसमें 30 और 31 में ऑन और ऑफ चार्जिंग टाइम सेट कर सकते हैं। जितने टाइम से आप चाहते हैं कि ग्रिड से वो चार्ज करे तो फिर आपने उसको चार्जिंग स्टार्ट चार्जिंग पे सेट करना है उतना टाइम। अगर आप चाहते हैं इतने बजे दोबारा से वो स्टॉप कर दे ग्रिड से चार्जिंग तो फिर आपने 31 नंबर पे वो टाइम सेट करना है। इसके बाद पैरामीटर नंबर 32 है, इसमें अब अगर हम चाहते हैं कि इन्वर्टर हमारा एक मखसूस टाइम में आउटपुट बंद कर दे, ये मोस्टली उस जगह पे यूज़ करते हैं रिमोट एरियाज है जहाँ पे आप चाहते हैं कि डे टाइम में लोड ऑफ हो जाए, कैमराज लगे हुए हैं या लाइट्स लगी हुई हैं रिमोट एरियाज में, तो उसमें आप ये टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने से इतने बजे तक इन्वर्टर आउटपुट ऑफ कर दे और बैटरी को चार्ज करता रहे। अब रात जैसे ही आए तो वो दोबारा से उसे ऑन कर दे पूरे लोड को और जो बैटरी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। अगर आपने घर में एक बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है जो बैटरी के बगैर आप ये इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं जो सिर्फ ग्रिड फीड और डे टाइम में आपको लोड को चलाता है, अब जो पीक आवर से बचने के लिए जो जिस टाइम पे आपको पता है कि बिजली महंगी होती है तो उस टाइम से बचने के लिए आपने इसे टाइम दिया है कि जी 6 से लेकर 10 बजे तक अब आउटपुट बंद कर दे, वापडा यूज़ होनी बंद हो जाए। तो इससे आगे आपने एक छोटा UPS 200-400 वाट वाला या 1000-1200 वाट वाला एक सिंगल बैटरी UPS लगाया हुआ है, वो ऑन हो जाए और बैटरी से वो घर के लोड को चलाता रहे, तो फिर आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद पैरामीटर नंबर 34 है, अगर इन्वर्टर आपका ग्रेड फीडिंग के साथ काम कर रहा है और किसी टाइम पे ग्रेड फीडिंग करता है, किसी टाइम पे छोड़ देता है, तो फिर अब आपने इसके 34 नंबर पैरामीटर को GEN जर्मनी स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। इसमें आप ग्रेड कोड स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इंडिया सेलेक्ट हुआ होता है, लेकिन आप इसको चेंज करके जर्मनी पर सेट कर दें ताकि बेहतर तरीके से फिर वो ग्रेड फीडिंग कर सकेगा। इसमें वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ जाती है। इसके बाद पैरामीटर नंबर 35 है, अगर आप चाहते हैं RGB लाइट जो इन्वर्टर की LCD के इर्द गिर्द लगी हुई है उसे ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल या डिसेबल करके ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद पैरामीटर नंबर 36 है, आप RGB लाइट को लो हाई नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं 36 नंबर पैरामीटर को यूज़ करते हुए। 37 नंबर जो है वो भी RGB लाइट से ही मुतल्लक है, जो उसकी स्पीड है। अगर आप इसके अफेक्ट यूज़ कर रहे हैं, पावर चेजिंग, साइकिलिंग या कोई आप पावर व्हील यूज़ कर रहे हैं, तो अब आप इसकी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं 37 नंबर पैरामीटर को यूज़ करते हुए। RGB लाइट इफेक्ट 38 नंबर, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेबल ऑन रहे लाइट तो फिर आप इसको सॉलिड ऑन पे रखेंगे। अगर आप चाहते हैं वो पावर चेजिंग में चले या साइकिल में चले तो वो उसको आप मतलब के LCD के इर्द गिर्द घुमा भी सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये है। 39 नंबर पैरामीटर है, डाटा प्रेजेंटेशन है। अगर आप LCD के इर्द गिर्द जो RGB लाइट है उसकी सेटिंग करना चाहते हैं कि PV के मुताबिक या बैटरी की कैपेसिटी के मुताबिक वो आपको शो करे, या LCD की जो RGB लाइट है उसको देख के आपको आइडिया हो जाए कि इस वक्त ये बैटरी मोड में है या बैटरी की कंजम्पशन कितनी हो रही है, कितने % हो रही है, या सोलर से क्या पावर आ रही है, कितनी अच्छी आ रही है, तो आप अंदाजे के लिए इसको 39 नंबर पैरामीटर को सेट करके इसको भी देख सकते हैं आप। इसके बाद 40 नंबर पैरामीटर पे आपके कलर है, RGB लाइट के कलर सेट कर सकते हैं। पिंक है, येलो है, और भी काफ़ी सारे कलर हैं, वो आप सारे के सारे सेट कर सकते हैं। अगर आप खुद से कोई कलर स्कीम बनाना चाहें तो वो भी लैपटॉप लगा के इसके साथ उसके कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद 41 नंबर है, वो भी RGB लाइट के कलर से ही रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि इसका डाटा RGB लाइट को देख के डाटा का आइडिया हो जाए तो फिर आप इसके 41 नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं। 42 नंबर वो भी RGB लाइट से ही रिलेटेड है, इसके कलर से ही रिलेटेड है। वो भी आप इसके कलर्स वगैरह को बैटरी ग्रेड PV के साथ लिंक कर सकते हैं इस पैरामीटर को यूज़ करते हुए। इसके बाद आ गई जी पैरामीटर नंबर 60, 61, 62, 63। ये पैरामीटर इंतहाई अहम है चूँकि ये ड्यूल आउटपुट इन्वर्टर है। तो ड्यूल आउटपुट इन्वर्टर में सेकंड आउटपुट को आपने जितने वोल्ट से चाहते हैं कि बैटरी जब पहुंच जाए, ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो वो लोड बंद हो जाए, जो आपने सेकंड आउटपुट कनेक्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो फिर आपने इस 60 नंबर पैरामीटर पे वोल्टेज सेट करने हैं जितने पे आप चाहते हैं कि आपका लोड बंद हो जाए। वो नॉर्मली 48 वोल्ट रखे जाते हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी रख सकते हैं। लेकिन ये वोल्टेज इतने ज़रूर होने चाहिए कि जब आपकी ग्रिड जाए, सारा लोड शिफ्ट हो बैटरी के ऊपर, तो बैटरी उस वोल्टेज को मेंटेन कर सके जो वोल्टेज आपने यहाँ पे सेट किए हैं। तो आपका हैवी लोड सोलर की मौजूदगी में भी चलता रहेगा। अब अगर आपने वोल्टेज ही वो सेट कर दिए यहाँ पे जो कि उसको मीट ही नहीं कर सक रहा, तो फिर आपका हैवी लोड फौरी तौर पर बंद हो जाएगा। उसके बाद इसी के साथ है 61 नंबर पैरामीटर। इस पे आपने नॉर्मली DDS लिखा हुआ है, लेकिन नॉर्मली आपने इसको इनेबल करना है, 990 सेट करना है, या आप कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। इसमें टाइम सेट करने का से मुराद ये है कि जब आपके बैटरी के वोल्टेज 60 नंबर पैरामीटर के मुताबिक पहुंच जाते हैं और अगर आपने यहाँ पे टाइम सेट किया हुआ है तो अब ये टाइम के मुताबिक चलेगा। जब उतने मिनट हो जाएंगे तो वो आपके लोड को बंद कर देगा। बेशक बैटरी के वोल्टेज 48 या 47 या जो भी आपने रखे हुए हैं उतने पे क्यों ना हो, तो ये हैवी लोड आपका बंद कर देगा टाइम को देखते हुए। 61 नंबर मिनट्स को देखते हुए वो बंद कर देगा। तो इसलिए इसको नॉर्मली 990 रखा जाता है ताकि इन्वर्टर सिर्फ बैटरी के वोल्टेज के मुताबिक ही काम करे, टाइम को ना देखे। इसके बाद 62 और 63 है। 62 में अब आप जिस तरह आपने पहले कंप्लीट इन्वर्टर की AC आउटपुट का टाइम सेट करके आपने उसको ऑन या ऑफ करवाया था, तो इसी तरह आप 62 और 63 के ज़रिए सिर्फ सेकंड आउटपुट की टाइम सेट करके आप आउटपुट को ऑन या ऑफ भी करवा सकते हैं। जितने बजे आप चाहते हैं कि सेकंड आउटपुट ऑन हो जाए वो आपने 62 पे सेट करने हैं, जितने बजे आप चाहते हैं ऑफ हो जाए तो वो आपने 63 पे टाइम सेट कर देना है। उतने बजे ऑटोमेटिकली आपके इन्वर्टर सेकंड आउटपुट को बंद कर देगा। इसमें आप
दोनों आउटपुट्स को अलग अलग टाइम दे सकते हैं। जब आपने मिनट्स सेट करने हैं तो आपने 95 नंबर पैरामीटर पे सेट करने हैं, 96 पे आपने आवर सेट करने हैं, जितने बजे उस वक़्त का टाइम है जो आप सेट कर रहे हो। 97 पे आपने डेट सेट करनी है, 98 पे आपने मंथ सेट करना है और 99 पे आपने ईयर सेट करना है। टोटल पैरामीटर आपके अब सेट हो चुके हैं। अब आप इन्वर्टर को रीस्टार्ट करके कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं।